प्यारे विद्यार्थियों, छोटे भाइयों बहनों, मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आइए आज की महत्वपूर्ण जानकारियों के संदर्भ में चर्चा करते हैं। आज क्या घटित हुआ है और आज का ऐतिहासिक महत्व क्या है। प्यारे विद्यार्थियों, आज 25 नवंबर है और 25 नवंबर को भारत और विश्व में क्या हुआ, इस संदर्भ में हम लोग बात करने जा रहे हैं। 1949 को स्वतंत्र भारत के संविधान पर संवैधानिक समिति के अध्यक्ष ने हस्ताक्षर किए तथा इसे तत्काल प्रभाव से लागू किया गया। आपको अच्छे से जानकारी है कि 26 जनवरी 1950 से हमारा संविधान लागू हुआ है और 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था। इसी संदर्भ में है कि 25 तारीख को ये चीजें हुई। 1948 में भारत में राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी की स्थापना हुई। एनसीसी जिसका मोटो है एकता और अनुशासन। भारत के युवाओं को देश रक्षा की प्रेरणा देने वाला, युवाओं के अंदर नेतृत्व के गुण का विकास करने वाला एक संगठन है जो ABC सर्टिफिकेट प्रदान करता है और ये पूरे देश में क्या चल रहा है उनके लिए तत्पर करता है। साथ में जब भी देश को इसकी आवश्यकता होगी ऐसे युवाओं को तैयार करता है। 1866 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय का उद्घाटन हुआ। इलाहाबाद उच्च न्यायालय, आप इसके बारे में जानते हैं कि इसको देखते हुए कहा जाता है कि एशिया का सबसे बड़ा न्यायालय है, एशिया का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है। बहुत ही प्रतिष्ठित न्यायालय है। जस्टिस महमूद जैसे बड़े जजेस यहाँ पर रहे हैं जिन्होंने कुरान की आयतों का विश्लेषण किया, जिन्होंने कहा कि अब्दुल कादिर बनाम सलीमा में कि मुस्लिम मैरिज इज अ कॉन्ट्रैक्ट बट हिंदू मैरिज इज अ सैक्रामेंट। ये उच्च न्यायालय उन गरिमाओं से भरा हुआ है। 1960 में टेलीफोन की एसटीडी व्यवस्था का भारत में पहली बार कानपुर से लखनऊ के बीच प्रयोग किया गया। टेलीफोन में आप जानते हो एसटीडी, आईएसडी, तो ये कानपुर से लखनऊ के बीच में पहली बार ये चीजें हुई, इसको ध्यान रखिएगा। 1960 में आज ही के दिन 25 नवंबर 1965 को फ्रांस ने अपना पहला सैटेलाइट लॉन्च किया। फर्स्ट सैटेलाइट फ्रांस के द्वारा लॉन्च किया गया। तो पहले विद्यार्थियों, इतिहास की घटनाओं के साथ हम आज की घटनाक्रम पर आते हैं। आज के घटनाक्रम में कौन सी बातें इंपॉर्टेंट हैं, इस पर चर्चा करने जा रहे हैं। जिन्होंने अभी तक मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे द्वारा दी गई सूचनाएं आप तक पहुंच सकें, हमारे द्वारा जानकारी आपके भविष्य निर्माण में कुछ मदद कर सके। आइए देखते हैं। यूजीसी उच्च शिक्षण संस्थानों में 4 वर्षीय कार्यक्रम की रूपरेखा लागू करेगा। यह शैक्षणिक सत्र 2023-24 के सभी 45, ध्यान दीजिएगा, सभी 45 केंद्रीय और अधिकांश राज्य एवं निजी विश्वविद्यालयों में लागू किया जाएगा। छात्रों को इसे चुनने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। अगर कोई छात्र चाहे तो 3 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम को भी जारी रख सकता है। ध्यान दीजिएगा, इट इज नॉट अ फाउंडेशन। 3 वर्षीय कार्य जो पढ़ाई का पाठ्यक्रम है उसे भी चुन सकता है कोई छात्र, और 4 वर्षीय की व्यवस्था भी दी जा रही है। कई शिक्षक और शिक्षक संगठनों ने इस पर अपनी आपत्ति दर्ज कराई है। उनका तर्क है कि इससे छात्रों पर 1 साल का अतिरिक्त वित्तीय बोझ बढ़ेगा। यह नई शिक्षा नीति के तहत किए गए बदलावों के तहत किया जा रहा है। देखिए, अभी जो चल रहा है 3 इयर्स का जो प्रोग्राम है, आपका बीए है, बीएससी है, बीकॉम है, ऐसी जो पढ़ाई है उस संदर्भ में 3 साल है। लेकिन अगर आप इंजीनियरिंग की बात करेंगे या मेडिकल की बात करेंगे तो आप 4 इयर्स का प्रोग्राम है। इसको देखते हुए जो नई नीति आई है 2023-24 में लागू होगी, उसके संदर्भ में कहा गया है कि 4 वर्षीय कार्यक्रम है। देखिए, विद्यार्थी के हित में जो ये बात कही जा रही है कि वित्तीय बोझ भी पड़ेगा और साथ में उसका एक एक्स्ट्रा ईयर भी जाएगा। एक्स्ट्रा ईयर, नौकरियां तो वैसे भी कम हो रही हैं, आप देख रहे हो, और उसमें उसके स्नातक की पढ़ाई में भी 1 वर्ष और बढ़ जाएगा। इन चीजों को लेकर लोगों ने आपत्तियां की हैं, ध्यान दीजिएगा। दूसरी महत्वपूर्ण खबर क्या है, कतर में 22वें फुटबॉल विश्व कप का उद्घाटन हुआ। क्या कहा जा रहा है, कतर में 22वें फुटबॉल विश्व कप का उद्घाटन हुआ। कतर के शेख तमीम बिन हमद अली थानी ने
विश्व कप के आगाज की आधिकारिक घोषणा की। यह पहली बार है कि कोई अरब देश फुटबॉल टूर्नामेंट की मेजबानी कर रहा है। ध्यान दीजिएगा, मैं हमेशा कहता हूं कि परीक्षा के दृष्टिकोण से याद रखना बहुत जरूरी है कि कोई बात पहली बार कब होती है। तो पहली बार जब पूछी जा रही है उस बात को याद रखिएगा कि पहली बार अरब में ऐसा कुछ हो रहा है और कतर इसकी मेजबानी कर रहा है। तो 22वां फुटबॉल विश्व कप है। 32 टीमें अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए खेलेंगी, जिसका फाइनल 18 दिसंबर को लुसेल स्टेडियम में होगा। लुसेल स्टेडियम, ध्यान दीजिएगा, सभी जगह जब मैं अंडरलाइन कर रहा हूं और सर्कल कर रहा हूं, ये सभी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। 18 दिसंबर को लुसेल स्टेडियम में इसका फाइनल होगा, जो विश्व कप की मेजबानी के लिए इस्तेमाल किए जा रहे 8 स्टेडियम में से सबसे बड़ा है। यानी जो 8 स्टेडियम यूज किए जा रहे हैं उनमें सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है? लुसेल स्टेडियम। कौन आयोजन की मेजबानी कर रहा है? कतर कर रहा है। और कौन सा फुटबॉल विश्व कप है? यह 22वां है। तो इन बातों को ध्यान रखेंगे, कितनी टीमें भाग ले रही हैं, इन सारे प्रश्नों को दिमाग में रखेंगे। पहले विद्यार्थियों, अभी तक जिन विद्यार्थियों ने मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज कर लीजिए और उसको बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। अगर हमारे द्वारा दी जा रही जानकारी आपकी ज्ञान बढ़ाने में कुछ सहायक हो रही है तो निश्चित रूप से उसे लाइक करिए और कमेंट करके हमें सूचित करिए कि ये कितना आपके लिए फायदेमंद है, कितना आपके भविष्य निर्माण में सहायक है। फिलहाल अगली खबर पर हम आते हैं। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने तिब्बती आध्यात्मिक नेता दलाई लामा, ध्यान दीजिएगा क्या कहा जा रहा है कि हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने तिब्बती आध्यात्मिक नेता दलाई लामा को गांधी मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया है। ये ध्यान रखिएगा, परीक्षा में पूछा जा सकता है किसने सम्मानित किया है और किसको किया है, तो ये दोनों बातें याद रखिएगा। लामा को मैक्लोडगंज में गांधी मंडेला फाउंडेशन की ओर से आयोजित समारोह में पुरस्कृत किया गया। आर्लेकर ने कहा कि दलाई लामा इस पुरस्कार के लिए शायद दुनिया में सर्वाधिक हकदार व्यक्ति हैं। उन्हें शांति का सार्वभौम दूत बताया। उन्होंने कहा कि अहिंसा और करुणा के उनके सिद्धांतों की आज की दुनिया में जरूरत है, क्योंकि ये किसी भी सेना से अधिक प्रभावी है। देखिए, शांति बहुत बड़ा विषय है, पीस के लिए ही तो सारी चीजें बनाई गई। जब आप यूएनओ चार्टर पढ़ते हैं, यूनाइटेड नेशन का चार्टर, तो यूनाइटेड नेशन के चार्टर का आर्टिकल 1 एंड आर्टिकल 2 भी यही बात कहता है कि हम शांति और सुरक्षा के समर्थक हैं। तो ऐसे में ये पुरस्कार, गांधी मंडेला पुरस्कार जो है दिया गया है दलाई लामा को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पर ध्यान देते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, इस संदर्भ में पीडीएफ आपको हमारे मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज के नाम से जो हमारा टेलीग्राम पर चैनल है उसमें से आप कलेक्ट कर सकते हैं, उसे ज्वाइन कर सकते हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने चेतन शर्मा की अगुवाई वाली सीनियर राष्ट्रीय चयन समिति को बर्खास्त कर दिया है। बीसीसीआई ने राष्ट्रीय चयनकर्ताओं के पद के लिए आवेदन आमंत्रित करने के लिए ट्विटर पर पोस्ट किया है। बीसीसीआई ने बयान में कहा कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड राष्ट्रीय चयनकर्ताओं के पद के लिए आवेदन आमंत्रित करता है। जो उम्मीदवार उक्त पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं उन्हें अपने आवेदन पर विचार करने के लिए मानदंडों को पूरा करना होगा। देखिए, इंपॉर्टेंट बात यह है कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, जिसे बीसीसीआई हम लोग कहते हैं, इसने क्या किया है, चेतन शर्मा की अगुवाई वाली सीनियर राष्ट्रीय चयन समिति को बर्खास्त कर दिया है, डिसमिस्ड, और नए तरीके से करने की बात कही जा रही है, इसको दिमाग पर रखिएगा। आइए हम लोग अगले विषय पर बात करते हैं। पांचवी खबर क्या है? सारे विद्यार्थियों, आज से मिशन इंस्टीट्यूट में एसएससी के लिए, एसएससी जीडी के लिए स्पेशली एक बैच जो मॉर्निंग में 9 o'clock ऑनवर्ड शुरू किया गया और 1 बजे से दूसरा शुरू किया गया, जो कि पूरी तरह से निःशुल्क है, फ्री बैच है, और उसमें बहुत ही उत्साह के साथ विद्यार्थियों ने पार्टिसिपेट किया। हजारों की संख्या विद्यार्थी उपस्थित हुए हैं और इससे देख करके एक सुखद एहसास हुआ है कि उनके अंदर पूरी तरह से जोश है, उल्लास है और भविष्य निर्माण के लिए पूरी तरह तत्पर हैं। ये बहुत ही सुखद क्षण है। मैं उम्मीद करता हूं कि इन विद्यार्थियों के जीवन में सफलताएं आएंगी। इसके साथ ही साथ जो और विद्यार्थी इसमें आना चाहते हैं, शामिल होना चाहते हैं, उन सभी का स्वागत है। मिशन इंस्टीट्यूट विद्यार्थी के साथ हमेशा खड़ा था, खड़ा है और खड़ा रहेगा। आइए अगली खबर की तरफ बात करते हैं। ब्रिटिश इतिहासकार साइमन सेबैग मॉन्टेफियोर ने द वर्ल्ड अ फैमिली हिस्ट्री नामक एक नई किताब का विमोचन किया है। द वर्ल्ड द फैमिली हिस्ट्री मॉन्टेफियोर में वह बताता है
कि विभिन्न प्रसिद्ध परिवारों की कहानियों से मानवता कैसे विकसित हुई। हैचेट इंडिया द्वारा प्रकाशित की जाने वाली 2 भाग की पुस्तक मानव जाति की कहानी को एक अभूतपूर्व एकल कथा में बताएगी, जो इतिहास को प्राप्त करने की सीमाओं को हमेशा के लिए बदल देगी। तो ये नाम याद रखिएगा। इस तरह की चीजें परीक्षाओं में किताबों के नाम बहुत पूछे जाते हैं, इस तरह की किताबों के नाम भी दिमाग में रखना बहुत जरूरी है, इससे एक क्वेश्चन हमें मिलता है। आज की छठी खबर क्या है? भारतीय प्रशासनिक सेवा के पूर्व अधिकारी अरुण गोयल ने चुनाव आयुक्त का पदभार संभाल लिया है। ध्यान दीजिएगा, अरुण गोयल जी ने क्या किया है? चुनाव आयुक्त, इलेक्शन कमिश्नर का पद संभाल लिया है। ये नाम याद रखिएगा। निर्वाचन आयोग ने यह जानकारी दी। गोयल 1985 बैच के पंजाब कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। उन्होंने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली थी। हालांकि उन्हें 60 वर्ष का होने के बाद 31 दिसंबर 2022 को सेवानिवृत्त होना था। उन्होंने बीआरएस ले लिया था और उन्हें फिर से दोबारा इस कार्य के लिए इलेक्शन कमिश्नर बना दिया गया। और ये ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण पद है, संवैधानिक पद है, इंपॉर्टेंट पद है, देश की लोकतंत्र को बचाने वाला पद है, इसलिए इनका नाम याद रखिएगा, परीक्षाओं की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। 7वीं आज की खबर क्या है? जल जीवन मिशन। देखिए, मिशन आ गया, मिशन बार बार आता है हम लोगों के जीवन में। जल जीवन मिशन में योगी सरकार के प्रयासों से यूपी देश में नंबर 1 पर है। यूपी की पोजीशन किस जगह पर आ गई है? नंबर 1 पर आ गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर नल कनेक्शन देने में शाहजहांपुर देश में टॉप पर है। हर घर नल कनेक्शन योगी सरकार का एक महत्वपूर्ण कार्य जल के संदर्भ में, कि हर घर नल कनेक्शन के मामले में क्या हुआ है? शाहजहांपुर देश में नंबर 1 पर आ गया है। दूसरे नंबर पर बुलंदशहर है और तीसरे नंबर पर बरेली है। वहीं एक महीने में 25% कनेक्शन देके कीर्तिमान बनाने में 4 जिले शामिल हैं, उनमें से 3 के अलावा मिर्जापुर चौथा है। तो आपको ध्यान रखना है, ऐसा कोई क्वेश्चन बन जाए कि कहां कहां पर नल कनेक्शन देने के स्थान है, तो शाहजहांपुर है, बुलंदशहर है, बरेली है और मिर्जापुर है। ये नल कनेक्शन देने की दिशा में कार्य किया है जल जीवन मिशन में। याद रखिएगा, आपके साथ मिशन जुड़ा हुआ है, जल जीवन मिशन। मिशन इंस्टीट्यूट आपके साथ हमेशा खड़ा हुआ है। प्यारे विद्यार्थियों, जिन्होंने अभी तक मिशन के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम और आप जुड़ करके सफलता के नए आयाम तैयार कर सके। एक बार कमेंट करके जरूर बताइए हमें कि जो हमारा प्रयास है, मेरी मॉर्निंग में क्लास 5 बजे आती है, जिसमें हम 10 क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं और आने वाले समय में उसमें बहुत सारी चीजें जुड़ने जा रही हैं। तो वो आपके लिए कितना फायदेमंद है और ये जो क्लास मैं लेता हूँ ये कितना फायदेमंद है, जरूर सूचित करिए। आइए अगली घटना की तरफ चलते हैं। भारत ने फ्रांस से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर ग्लोबल पार्टनरशिप, ध्यान दीजिएगा, भारत ने फ्रांस से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर ग्लोबल पार्टनरशिप GPAI की अध्यक्षता ग्रहण की है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री फ्रांस से इस प्रतीकात्मक अधिग्रहण के लिए टोक्यो में आयोजित हो रही GPAI की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से 2035 तक भारतीय अर्थव्यवस्था में 967 बिलियन अमेरिकी डॉलर की वृद्धि की उम्मीद है। वहीं 2025 तक भारत की जीडीपी में 450 से 500 बिलियन अमेरिकी डॉलर जुड़ने की उम्मीद है। ध्यान रखिएगा, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के संदर्भ में बात हो रही है और ये कहा जा रहा है कि 2025 तक भारत की जीडीपी में 450 से 500 बिलियन अमेरिकी डॉलर की जुड़ने की संभावना है और 2035 तक भारतीय अर्थव्यवस्था में 967 बिलियन अमेरिकी डॉलर की वृद्धि होने की उम्मीद है। तो इन बातों को ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न पर हम लोग आते हैं, अगली बात पर ध्यान देते हैं। क्या कहा जा रहा है? एक सूचना से कई प्रश्नों का निर्माण होता है, इसलिए हमें हर बात को अपने स्तर पर समझना होगा। 9वीं सूचना क्या है? भारतीय सेना के दक्षिण पश्चिमी कमान ने राजस्थान के थार रेगिस्तान में एक एकीकृत अग्नि शक्ति अभ्यास शत्रुनाश का आयोजन किया है। इस अभ्यास में जमीनी और हवाई युद्धाभ्यास दोनों को शामिल करते हुए एक एकीकृत तरीके से बहुउद्देशीय फायरिंग प्लेटफॉर्मों का उपयोग किया जाएगा। तो ये देखिए, थार भारतीय सेना ने क्या किया है? भारतीय सेना की दक्षिणी पश्चिमी कमान ने थार जो रेगिस्तान है राजस्थान में, हमारे थार का रेगिस्तान जो राजस्थान में है, वहां पर एक एकीकृत
अग्नि शक्ति अभ्यास शत्रु नाश। ध्यान दीजिएगा, इसके लिए एक प्रैक्टिस की है और जिसके आधार पर आपसे जो भी क्वेश्चन बनते हैं दिमाग में रखिएगा कि क्या कैसे चीजें कहाँ पर अभ्यास हो रहे हैं, कहाँ पर क्या हो रहा है, कौन सा ऑपरेशन है, इन सभी को लेकर प्रश्न बनते रहते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, प्रतिदिन मैं आपके साथ में समाचार से जुड़ा हूँ, वो समाचार जो विद्यार्थी के जीवन के लिए आवश्यक हैं, आपके लिए कहीं ना कहीं आपके बौद्धिक विकास में सहायक हैं। मेरा प्रयास है कि मैं कहीं ना कहीं आपके जीवन में सहयोग प्रदान कर सकूं, सार्थकता में कहीं खड़ा रह सकूं। ऐसे प्रयासों में मेरा हमेशा ये मानना रहा है कि आप और हम मिलकर के एक नए आयाम को बना सकते हैं। तो ईश्वर, अल्लाह, गॉड, भगवान, देवी देवता, समस्त दैवी शक्तियाँ आपको सद्बुद्धि प्रदान करें, आपके सफलता के राह को आसान करें। इन्हीं अनंत शुभकामनाओं के साथ जय हिंद।